वगैरह। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को जोहार। टीजीटी का अब इसको लेकर एग्जाम को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना। तो आप यूँ मानिए यहाँ दो चीज़ें आप पहले ध्यान रखिए। एक तो ये कि कब एग्ज़ाम होगा, और दूसरा कि क्या इसी सिलेबस पर, जो पिछला सिलेबस था उस पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। नो डाउट दोनों संशय की स्थिति में है, मगर जिस ढंग से आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं और जो सरकार की मंशा दिख रही है कि जो भी पेंडिंग वैकेंसीज थी उसको बहुत तेज़ी से निकाल रही है, तो इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि हम इसका वेट करेंगे या क्या होगा, ये बेहतर नहीं विकल्प होगा आपके लिए। आप इसको क्या कीजिए, प्रॉपर तरीके से एक बार तैयार करके रखिए। बाकी जब भी एग्ज़ाम होता है उम्मीद रखना है कि जल्दी होगा एग्ज़ाम, क्योंकि बीच में सुनने में आया था कि जून जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ रही है, मगर ये आपका अपकमिंग बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा आपका। इस माइंड सेट के साथ पढ़ाई करना है, ना कि डिले नहीं पढ़ना है। और दूसरा चीज़ कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ये सिलेबस पर ही जेटेड मेंस का भी क्लास लिया गया है, इसी सिलेबस पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ है। तो हम लोग का पहला प्रयास ये होगा कि पहले जो पुराना सिलेबस है उसको एक बार कंपाइल हम लोग तैयार करें, और सिलेबस अगर बदलता भी है तो वो फिर पहले के प्रोसेस की तरह वो 1-1.5 महीना समय नहीं रहेगा। तो पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा ऐसा इतना वक्त मिलेगा कि हम लोग उसको आसानी से कवर अप कर सकें। तो प्रायोरिटी ये रखना है कि डे टू डे आज हम पहला क्लास जो होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा हमारा, और वहाँ से हम लोग जैसे जैसे एक चैप्टर समाप्त होगा हम लोग कम से कम हर एक चैप्टर से 150 से 200 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अच्छे तरीके से इसमें हमें आगे बढ़ना है और इसको तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को विलंब किए बिना। चलिए, गुड मॉर्निंग राजेश, और मेरा नाम आप सब जानते ही हैं, नवनीत रंजन मेरा नाम हो। तो हम लोग आगे जो है वो रेगुलर क्लासेस हमारी इस तरीके चलते रहेंगे। तो पहले एक छोटा सा हम लोग इस पर फोकस करते हैं सिलेबस, जो पुराना सिलेबस, ठीक है। सिलेबस का जो सेगमेंट है, जो चैप्टर है, वो है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब हो गया निहारिका परिकल्पना, ठीक है। निहारिका परिकल्पना। अब स्वाभाविक है कि केवल निहारिका परिकल्पना से ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कायदे से निहारिका परिकल्पना जो है वो लाप्लास के द्वारा दिया गया है। तो बामुश्किल अगर मैं उनके साइंटिफिक अप्रोच तक नहीं जाऊं, क्योंकि उनका मेटेरियलिस्टिकल साइंस में भी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। तो ये 10 से 15 मिनट में क्लास समाप्त होगा। तो इसलिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, कि ताकि कहीं से भी उसके ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आए तो हम इसको आसानी से कंप्लीट कर ले जाएं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया आपका, मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर कह रहा है ये, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या स्थिति है, कोर मेंटल आपका जो है क्रस्ट, या फिर हम लोग सीमा याल नीफे वगैरह जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बड़ा और महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और ये ऐसा सेगमेंट है कि जेपीएससी से लेकर सभी में रहता है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट। फिर है डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स, बड़ा अच्छा तरीके से इसको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो आप लोग उसे कहेंगे कि हम पढ़ाने का जो हमारा बेस होगा वो एनसीईआरटी तो होगा ही, और आप लोग भी अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक रखिए और उसको भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हूबहू क्या करता है वहाँ से और रॉक, तो रॉक जो है ये सेगमेंट है, बड़ा सेगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ऐसा सेगमेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से 3, 4, 5 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन बड़ा है। फिर माउंटेन्स आ गए, तो माउंटेन्स को रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, इसके ओरिजिन ऑफ माउंटेन।
फिर आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, मतलब कि पर्वतों का वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, उनके फॉर्मेशन के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। तो इनका वर्ल्ड और इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, वर्ल्ड वाइड भी पढ़ना है। तो इसमें नो डाउट आपको कम से कम 100-150 माउंटेन्स जो है वो और उसके आसपास के सिनारियोज को आपको याद करना है। वो इतनी बार आपका टेस्ट और ये चीज़ें होंगी कि आपको यहाँ पर समस्या नहीं। अर्थक्वेक, ये सेगमेंट है अर्थक्वेक का। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे यानी भूकंप, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों को पढ़ना होगा। एक तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि भाई इससे रिलेटेड थ्योरीज बहुत सारी है। जैसे कि आपका एक है रेड का थ्योरी, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत। और साथ ही साथ हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को भी पढ़ेंगे कि ताकि इतना कैप्चर कर सके कि अर्थक्वेक को समझने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद इसके कारण क्या होते हैं, इसके आने के कारण क्या हैं, और इनका भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अलग अलग प्रकार के भूकंप होते हैं, गहराई के आधार पर, फॉल्ट के आधार पर, बैलेंस के आधार पर, बहुत सारे तरीके हैं इसको। और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड क्या अर्थक्वेक कहाँ आ सकते हैं, कहाँ कम आते हैं, यानी कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका विश्व वितरण, इसको हम लोग देखेंगे। और देखेंगे इसके प्रभाव को। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ कि आखिर अगर हम देखेंगे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक प्रकार का डिजास्टर है, सडन डिजास्टर है आपका, और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसको बचने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है और इसके लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है, यानी कि थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के पक्ष को भी इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर है एरीज व्यू ऑफ आइसोस्टेसी, यानी कि इसको कहते हैं एरी का भू संतुलन का सिद्धांत। मतलब कि हमारे आसपास की चीजें अगर स्थिर दिखती हैं मगर स्थिर है नहीं, और इसमें कई बार बहुत धीमे मंद गति से इसमें बदलाव होता है। तो या तो फिर कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं, और जिसके कारण जो है वो बहुत सडन बदलाव भी देखने को मिलता है। तो इसी भू संतुलन को, कि जो दिखता है हमें भू संतुलन, एक्चुअली में वो कैसे है, अर्थ का यानी कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल का और जल मंडल के बीच में कैसा एक बैलेंस बना हुआ है, और कैसे वो एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को कोरिलेट करता है, ये है। इसको लेकर थ्योरीज बहुत है और इसको बताएंगे, बड़ा मजेदार सेक्शन है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है इसमें, अगर उसमें चिंता नहीं करना, उसकी ट्रिक्स है आपके पास। तो उसकी शुरुआत, ये आइसोस्टेसी या भू संतुलन के विषय में जो बहस की शुरुआत हुई, वो कहीं ना कहीं उसका भारत से संबंध है। और वो जॉर्ज एवेस्ट से लेकर वो तमाम थ्योरीज की बात हम लोग करेंगे। तो उसमें एरीज भी आएंगे, यानी कि केवल हमको एरीज पढ़ के ही नहीं रुकना है, इसमें प्राट को भी पढ़ेंगे, हेफोर्ड को भी पढ़ेंगे, बोबी को भी पढ़ेंगे हम लोग, और आर्थर होम्स को भी पढ़ेंगे, और साथ साथ एवरेस्ट साहब का भी इसमें क्या योगदान रहा इस थ्योरी को लेकर। वेदरिंग, यानी कि ये हो गया आपका अपक्षय, इसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रिया। यानी कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल जो हैं वही ये सारी चीजों को निर्धारित करती है, एक एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात, और एक आउटर जो यानी कि एक्सोजेनेटिक बाह्य बल। और इन दोनों के बलों के कारण ही भू संतुलन की स्थिति बनती है, या तमाम प्रकार के लैंडफॉर्म्स आपको दिखते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में, इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी भू आकृतिक प्रक्रिया के कई भाग हैं। एक भाग उसको कहते हैं डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन, एक भाग है उसको कहते हैं वेदरिंग यानी कि ये आपका चैप्टर में दिया हुआ अपक्षय, एक है आपका इरोजन, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, और एक है डिपोजिशन मतलब निक्षेपन, यानी कि पूरी प्रोसेस है। इसमें एक आता है मास मूवमेंट यानी कि बृहद अपसिस्टन, आप देखते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह होता है। तो हम लोग वेदरिंग को पढ़ेंगे तो इसके सारे ब्रांचेस को भी लेकर पढ़ेंगे कि अगर सिलेबस बढ़ता भी है तो उसको हम लोग जो है वो स्क्रीन दिखा रहा है प्रवीण जी, बताइएगा फिर से मैसेज कीजिएगा। तो वो सारे चीजों को एक पक्ष को लेते हुए हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यूस ये आपका चलता रहेगा। फिर आपका आता है कास्ट टोपोग्राफी। अब ये एक प्रकार से वेदरिंग का ही एक प्रोसेस है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट मतलब कि ये कास्ट का मतलब हो गया यूगोस्लोवाकिया जो पहले था, आज का एड्रियाटिक सागर के बगल में स्थित बहुत सारे देश हैं, सर्बिया है आपका, स्लोवाकिया है ना, मोंटेनेग्रो है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वहीं से ये कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि चूना पत्थर का क्षेत्र। और वहां चूना पत्थर के क्षेत्र में जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल या फिर रेनफॉल जो होती है आपकी वर्षा जल, उसके कारण जो तमाम प्रकार की आकृतियां बनती हैं, चाहे वो अपरदन से चाहे निक्षेपन से, उन्हीं सबको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि कहीं ना कहीं यहां तक हम लोग कहा, ये 1 से लेकर 8 तक का जो चैप्टर है, ये मूल रूप से आप कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से है, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान से।
ये जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान से है आपका, यानी कि स्थल मंडल से जुड़ा हुआ चीज, यहां से आपका वायुमंडल की शुरुआत हुई। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग देखेंगे कि भाई टेम्परेचर में वेरिएशन के आधार पर बांटा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। फिर हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक अपघटन के आधार पर सम मंडल, विषम मंडल, वो तमाम पक्ष की बात करेंगे, बहुत सारे गैसेस और इसके इफेक्ट्स की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हो गया आपका इससे जुड़ा हुआ। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे हाँ हाँ, ये रहा रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना, ये है इसी में है आपका। इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर क्वेरीज होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा यहाँ। अब है 10वां नंबर सेगमेंट है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक टाइप्स है एग्रीकल्चर का, कृषि के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक है आपका बागानी फसल। तो इसमें तो पहला चीज देखेंगे कि भाई इस बागानी फसल जो है या बागानी कृषि जो है वो कैसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से अलग है। हाँ ठीक, कैसे ये अलग है आपका और इसका इंपॉर्टेंस कैसे है, और ये क्यों औपनिवेशिक काल में यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, ये तरह से देखा जाए तो भारत में ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये हमारे यहाँ बागानी कृषि का प्रचलन नहीं था। चावल, दाल, गेहूं वगैरह जो है आपका मतलब कि जो ट्रेडिशनल फूड्स थे वही ज्यादा होते थे, परंतु कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, व्यापार और तमाम आप जानते हैं औपनिवेशिक समय का क्या उनका उद्देश्य था। मगर इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि हमें हमारे किसानों को बहुत चीजें मिली, और आज के वक्त में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हमको चावल या खाद्यान्न बेच के जितना लाभ नहीं मिलता है उतना हमको ये लाभ देता है, यानी कि एक प्रकार का कैश क्रॉप है आपका। इसमें बहुत सारे चीज आते हैं, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, ये अलग अलग देखेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन आता है आपका, बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स आते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनकी सारी जलवायु दशाओं से लेकर क्या वर्तमान स्थिति है प्रोडक्शन से लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मतलब कि इसमें भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, इसका इतिहास क्या है, आज क्या कंपटीशन कहां से मिल रहा है, चाइना से रिलेशन और अमेरिका से रिलेशन, टॉप जो चीजें हैं, प्रमुख कंपनीज कौन कौन है इसमें, वो पढ़ेंगे। मगर यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में 11 नंबर चैप्टर है आपका, और यहीं पर आपको सेकंड पार्ट में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण कहां कहां होता है। तो हम लोग पहले 11 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के इसके 11th, ताकि दोनों को कोरिलेट किया जा सके और अच्छे तरीके से इस सेगमेंट को समझा जा सके। अब आता है पार्ट 2, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का भू आकृतिक स्थिति क्या है आपका, पर्वत, पठार, नाले, जो 4 भाग में, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार का इलाका हो, चाहे कोस्टल प्लेन हो, चाहे वो आपको आइलैंड्स हों, वो सब की बात इसमें करेंगे। बहुत बड़ा सेगमेंट है, मतलब कि अगर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को अगर हम लोग देखें तो ये कम से कम आपको 8 से 10 दिन का ये सेगमेंट है कंटिन्यूसली। बहुत प्रश्न इससे बनते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें बनती हैं, और करंट अफेयर्स भी इससे बहुत रिलेट करता है। अभी देखिए हाल में चेनाब पर पुल, अब इंडिया का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पुल बना, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेंगी, बहुत सारे टनल्स वगैरह बन रहे हैं इन फिजियोग्राफी के अवरोध को दूर करने के लिए। फिर आइए इसमें क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया, ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ सीजन कितने हैं, मानसून के विषय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो ये तमाम क्लाइमेट रीजन के अंतर्गत होगा। जैसे क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया देखेंगे, अच्छा यहां पर आप देखिएगा कि जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसी समय हम लोग तुरंत क्या पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, ताकि आसानी होगा समझने में और एक तरह से एक निरंतरता रहेगी पढ़ाई में आपका, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपका सेगमेंट है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, आई थिंक मुझे लगता है झारखंड का भी है, नेचुरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ झारखंड और नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग 2021 का जो नया लेटेस्ट आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के आधार पर इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप से लेकर इसकी स्टैटिस्टिक्स को, यानी कि क्या आंकड़े कहते हैं। अगर नई रिपोर्ट आ गई तो नई को पढ़ेंगे आपका। फिर हमारा वाटर पावर ऑफ इंडिया, अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 चीजें हैं, 4 नंबर में लिखा है वाटर पावर ऑफ इंडिया और 12 नंबर में लिखा है एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, कोल एंड हाइड्रो पावर, यानी कि यहाँ विश्व में जल विद्युत ऊर्जा की स्थिति को भी ये पूछा जा रहा है आपको। तो पहले हम लोग वर्ल्ड का में जल विद्युत का पूरे इतिहास से लेकर आज तक की जो सिनारियो है उसको देखेंगे।
और यहाँ पर वाटर पावर में जब देखेंगे तो यहाँ केवल हाइडल पावर नहीं देखेंगे। ये वाटर पावर का मतलब ठीक है जल विद्युत है, मगर फिर भी कोशिश रहेगा कि मेरा इरिगेशन से भी जुड़ा हुआ चीज हम क्या करेंगे इसमें कवर अप करेंगे आपका। फिर आइए 5वां नंबर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मतलब सूती वस्त्र उद्योग। बहुत पुराना उद्योग है, कृषि के बाद सबसे अधिक अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो सूती वस्त्र उद्योग है। बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इंडस्ट्रीज में, रोजगार में, बहुत सारी चीजों में, और ट्रेडिशनली हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं इस सेक्टर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा सेगमेंट है कि आप लोग को अलग अलग पीरियड में इसको रटना होगा। बहुत फैक्ट्स इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, मगर हाँ इसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे कि माल्थस थ्योरी है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ना है ना आपको। कार्ल मार्क्स ने इसको लेकर क्या कहा है, एडम स्मिथ ने इसको लेकर क्या कहा है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है, जननांकीय लाभांश क्या होती है आपके। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पक्ष होते हैं। और आज के वक्त में देखिए, आज के वक्त में आप एग्जामिनेशन के पेपर में उठाइएगा तो अब पहला चीज है कि अगर वो पूछता है जनसंख्या के विषय में या साक्षरता या लिंगानुपात वगैरह में, तो पहला स्थान नहीं पूछेगा, इसमें से दूसरा स्थान पर कौन है ना, इसमें तीसरा स्थान, निम्न में से कौन पहला, निम्न में से किसमें ज्यादा है। अब वो 4 में पहला नंबर पर नहीं रहेगा, दूसरा नंबर पर नहीं रहेगा, ऑप्शन में चारों जो दिया हुआ है उसमें वो कोई तीसरा नंबर पर है, और वो उसमें ऐसे करके वो एग्जाम में करता है। और वो पूछेगा मान लीजिए कि भाई फर्टिलिटी रेट क्या होता है, प्रजनन दर किसमें किसे कहते हैं, लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर फोकस कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डायमेंशन थोड़ा बदल कर देखेंगे। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया, भारत को 15 जो आपको एग्रीकल्चर जोन में जो बांटा गया है योजना आयोग के द्वारा, वो पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड की बात कर ही चुके हैं हम लोग। फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ झारखंड इंडिया के साथ ही पढ़ेंगे। और ये भी थोड़ा सा समझ से पड़े है कि भाई भारत का फिशरीज नहीं पूछा, अगर चलिए फिशरीज ऑफ जापान, तो फिशरीज ऑफ जापान के विषय में हम लोग देखेंगे। जापान अपने आप में, क्योंकि लगभग 80% इलाका इनका जंगल का इलाका है या शहरों से बसा, खेती बहुत शुरू से कम रही है, बड़े अच्छे अच्छे तरीके इन्होंने डेवलप किए हैं, खासकर एक्वाकल्चर में। वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ, ये दोनों तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसमें एक कोल बचेगा अलग से, ये दोनों तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका कोयला और कोयला का इंपॉर्टेंस, ये आज भी उतना पड़ा, ये हमारा इर्द गिर्द हमारा सेगमेंट रहेगा। तो सिलेबस आप लोग परिचित भी थे ऐसे, अगर ठीक है जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ये हमारा पहला फोकस रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट के, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अगर आपको जैसा पहले ही बताए थे हम कि हम लोग जो है केवल नेबुलर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस चैप्टर का ही नाम देंगे, जो कि आप जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे ध्यान से अगर इसको सुनेंगे तो आपको कहीं से भी केवल रिवीजन की आवश्यकता होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अच्छा, उनको कहिए कि ऐप डाउनलोड करके एक बार, तो हम जैसे मैसेज करते हैं। आइए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अब देखिए इसमें भाई स्वाभाविक है कि जब से मानव सभ्यता बनी, सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक इंडिविजुअल मानव था तो जानवर की तरह था, और वो क्या सोचता था नहीं सोचता था उसके विषय में जानकारी नहीं, मगर जब से वो सभ्यता बनी, यानी कि सामुदायिकता का विकास हुआ, तब तक वो प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर आपस में बातचीत करते होंगे। उनके लिए क्यूरियोसिटी रहता होगा, या कि आसमान में ये क्या चमक रहा है, ये है क्या, ये जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं उसका लिमिट कहाँ है, वो उसका अंत कहाँ है। क्योंकि धीरे 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 ये क्या हुआ, ह्यूमन का स्प्रेडिंग हुआ और वो चीजों को, पृथ्वी को समझा। यानी कि कौतूहल का विषय हमेशा सरा फैसिनेट करता रहा ये लोगों को। अगर पहली प्रायोरिटी थी कि भाई पहले तो अर्थ को पता करिए है क्या चीज, तो लोग धीरे धीरे बढ़े, मगर वो हमेशा से इनको आकर्षित करता रहा। और इसी कारण जो भी पुराने थ्योरीज आप देखते हैं वो थोड़ा सा उसमें क्या मिलता है आपको, थोड़ा कल्पना ज्यादा, बिल्कुल कल्पना, उसमें कहीं से भी कोई वैज्ञानिकता नहीं मिलेगी आपको। और या तो फिर क्या है आपका, या तो फिर इसको कोई धार्मिक एंगल दिया गया, तो ना तो हमें धार्मिक एंगल पढ़ना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और न ही उस कल्पना को, जैसे कि थेल्स हैं
हेरोडोटस हैं जिसको आप पीजीटी में पढ़े होंगे आपका, है ना, पाइथागोरस हैं, एनेक्सिमेंडर हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको बताया। एक होमर थे जिन्होंने बताया कि ये तो खड़ा किया गया है खंबे पर पृथ्वी को। तो बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस है, मगर वो गलत इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस बहस की क्या होती है, वहां से शुरुआत होती है। तो आज हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये शुरुआत के पक्ष हैं आपके। अब आते हैं इसके बाद हम लोग आज का क्या पक्ष का था, यानी कि मॉडर्न आइडियोलॉजी क्या कहती है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। तो मॉडर्न आइडियोलॉजी को आधुनिक जो संकल्पना है इसको हम लोग मूल रूप से देखिए यहां पर 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आइडियोलॉजी को। एक अद्वैतवादी, मोनेस्टिक हाइपोथेसिस या पेरेंटल हाइपोथेसिस या पेरेंटल या अद्वैतवादी परिकल्पना। अच्छा देखिए, परिकल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना के चारों तरफ, है ना, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं तमाम विचार हैं, उनसे ले लिया थोड़ा सा, उनसे ले लिया थोड़ा सा, उनसे कुछ विचारों को ले लिया और एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है। इसमें वैज्ञानिकता कम है और कल्पना के तत्व क्या है आपके ज्यादा है। यानी कि ये किसी भी विषय को व्याख्या करने की प्रारंभिक जो स्रोत है वो, यही चीज आगे चलकर किसी कॉन्सेप्ट और थ्योरी में क्या होगी आपकी, बदलेगी, ठीक है ना। इसलिए इसको परिकल्पना कहना ज्यादा उचित है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को मान लिया गया, कल्पना कर ली गई। तो इसको आप अद्वैतवादी या पैतृक, देखिए पैतृक क्यों कहा जा रहा है, पैतृक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही से चीजें आगे बढ़ी है आपकी। तो पैतृक संकल्पना है, देखिए मैं आपको दे रहा हूं। तो पेरेंटल हाइपोथेसिस कहेंगे, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस कहेंगे या अद्वैतवादी परिकल्पना या पैतृक परिकल्पना। दूसरा जिसको आप कहते हैं द्वैतवादी, अभी बात करेंगे क्या करके इसमें, द्वैतवादी यानी कि ड्युअलिस्टिक। और थर्ड जो है इसमें हम उन विचारों को रखते हैं जो कहीं ना कहीं इसके पैरेलल ही चले, परंतु आज ये दोनों संकल्पनाएं कहीं पीछे छूट गई, इसमें बहुत सारी कमियां ऐसे निकल गई, ऐसे आलोचनाएं इनकी ज्यादा हुई। तो मगर हालांकि इन्हीं सब से कुछ अच्छी चीजें निकलकर कुछ ग्रेस करके एक नया कॉन्सेप्ट ऐसा दिया गया जो आज के वक्त में ज्यादा मान्य है। तो जो तीसरा हम लिख रहे हैं ये केवल पृथ्वी का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को लेकर, और उसमें एक पार्ट के रूप में पृथ्वी की भी व्याख्या ऑलरेडी हो जाती है जिसमें आप सब जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको आप कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, या इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, या आप कह सकते हैं विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत। तो इसमें जॉर्ज लेमेंटियर से लेकर हब्बल तक आपके बहुत सारे ऐसे लोग इसमें आएंगे। तो इसको बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज के वक्त में अगर सबसे लॉजिकल कोई व्याख्या या सबसे साइंटिफिक कोई अप्रोच है अर्थ को ही लेकर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के ओरिजिन को लेकर, तो यही है। और इसमें हम लोग जो है एक और पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कहा जाता है जिसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, एलन गुथ, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ब्रह्मांडीय या ब्रह्मांड स्फीति सिद्धांत, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी थोड़ा डिटेल में
और इसको बस केवल छूते हुए चले जाएंगे इसमें। ये दो चीजें हमें इतना याद रखना है कि अगर विकल्प आए तो इसको हम लोग पहचान कर सके। और ओवरऑल जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें पृथ्वी के विषय में भी जानना होगा। तो पृथ्वी को जानने के लिए हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम को, और पृथ्वी का लंबाई चौड़ाई व्यास और तमाम चीजें जो होती हैं वो पक्ष को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यही हमारा 3 सेगमेंट के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका उम्मीद है कि नहीं जाना चाहिए। अब आइए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग अद्वैतवादी यानी कि पैतृक। अद्वैतवादी संकल्पना, अब ये है क्या, तो मतलब कि इस संकल्पना के अंतर्गत, इस संकल्पना के अंतर्गत उन विद्वानों या खगोलविदों के मतों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिनका मानना था कि पृथ्वी या पृथ्वी के अलावा जो भी और ग्रह हैं सौरमंडल के, जिनका मानना था कि पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी के निर्माण में किसी एक तारे की भूमिका थी। मतलब कि कोई एक स्टार से ही जो है वो अर्थ का या अर्थ जैसे और प्लेनेट का इरोजिनेशन हुआ है। अब आइए इसमें जो है वो कौन कौन से आते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है कौन कौन नाम, इसमें 3 लोग आएंगे। तो पहले तो उनका नाम याद करते हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। एक आते हैं इसमें, आप इसको नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट जब कॉन्सेप्ट पर आएंगे तब उसको लिखिएगा। एक नाम है कास्ते द बफन। और पता नहीं क्या है एग्जाम में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण व्याख्या करने का श्रेय किसको दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आया हो। हाँ हाँ हाँ, तो ये है, तो ये यहां से शुरुआत होता है आपका कास्ते द बफन से। उसके बाद हम लोग जर्मन के इमैनुअल कांट की बात करेंगे। इस समय जर्मनी तो नहीं था, प्रशा था, और बिस्मार्क का समय का ये बात कर रहे हैं। तो ये इमैनुअल कांट का ये बड़े फिलोसोफर हुए हैं। इनको एक तरह से बहुत और भी चीजों के लिए जाना जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे लाप्लास। लाप्लास, ठीक है। तो पहला तो याद रख लेना है कि भाई अद्वैतवादी संकल्पना में आपको इस 3 को ध्यान। अब आते हैं पहले पर, जिसका नाम है कास्ते द बफन। तो उनके कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट आते हैं। उनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पुच्छल तारा परिकल्पना। इंग्लिश में इसको कहेंगे तो कॉमेट हाइपोथेसिस। कॉमेट हाइपोथेसिस। अब इस सिद्धांत को देने वाले जो थे, जैसा कि पहले ही बताया आपको, 1749। देखिए डेट वगैरह को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर पिछली बार का एग्जाम को देखिएगा तो डेट बहुत मायने रखता है ना। तो 1749 में इसको फ्रांस के कास्ते, कहीं कहीं ये इंग्लिश में कामटे लगता है मगर हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन कास्ते द बफन होता है आपका। और इन्हीं को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम होता है जॉर्जेस लुइस। तो देखिए उलझाने के लिए पूछ सकता है जॉर्जेस लुइस लेक्लेर, इस नाम से भी इनको जाना गया।
कास्ते द बफन या जॉर्जेस लुइस लेक्लेयर, फ्रांस के थे। और अब चूंकि उस समय सारे सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी वगैरह सब अलग अलग सब्जेक्ट नहीं था, फिलोसोफर थे, तो ये मूल रूप से क्या थे आपके, एक फ्रांस का म्यूजियम, आज के वक्त में बहुत डेवलप आज भी वो म्यूजियम है। और वो म्यूजियम का रिलेशन जो था वो नेचुरल हिस्ट्री से था, मतलब कि उससे आपका जुड़ा हुआ जो चीज है, यानी कि बॉटनी से जुड़ा, जूलॉजी से जुड़ा हुआ है ना, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं मानव विज्ञान से, तो बहुत सारे पक्ष से जुड़ी जानकारी आज भी उस म्यूजियम में रखी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो जानकारी है, ऐसे ही फ्रांस के बहुत सारे विद्वानों के द्वारा जो रिसर्च किया गया है वो चीजों को क्या किया गया, उसमें रखा गया है। तो ये सबसे पहले उसी म्यूजियम के डायरेक्टर हुआ करते थे आपका, तो फ्रेंच म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के डायरेक्टर थे ये, फ्रेंच म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के डायरेक्टर थे, इस पद पर थे। और इन्होंने एक बुक लिखी, और इस बुक का नाम जो है बहुत आसान है याद करना, नेचुरल हिस्ट्री। याद रखिएगा, एक पॉपुलर नेम इतिहास में भी आप लोग पढ़ते हैं, मगर इनकी भी किताब का नाम नेचुरल हिस्ट्री थी। अगर इसको फ्रेंच भाषा में भी याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो अब हिस्टोरी नेचुरली, ठीक है ना, तो ये अपना फ्रांस का ये इनकी किताब है, जो कि कुल 36 वॉल्यूम में है। ये बुक जो है, या इनको आप कह सकते हैं एक प्रकार से इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है नेचुरल हिस्ट्री का, तमाम पक्ष की बात किया है, बॉटनी जूलॉजी से लेकर। तो इसमें 36 वॉल्यूम में है, और इसी 36 वॉल्यूम में इन्होंने इस अर्थ के ओरिजिनेशन का भी जिक्र किया है आपका, तो इसलिए इसको भी आपको यहां पर ध्यान रखना है आपका। और क्या है इनकी थ्योरी, बहुत साधारण सा, इनका थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा अर्थ है, यह हमारा अर्थ जो है, इससे किसी धूमकेतु की टक्कर हो गई, ठीक है। अब अगर इसको मान लेते हैं कि इनका मानना था कि काल के किसी समय या प्रारंभिक समय में कोई कॉमेट जो है, कोई धूमकेतु जो है, इसका टक्कर होता है, कॉलिजन होता है आपका। तो धूमकेतु की जो टक्कर हुई, टक्कर होने से क्या होता है, अर्थ से बहुत सारे मैटर बाहर की तरफ क्या होते हैं आपके, निकलते हैं। तो ये पदार्थ उत्सर्जित हुए या ब्रह्मांड में बिखर गए, और यही पदार्थ जो उत्सर्जित हुए थे, इनका संगठित होने से, अच्छा सॉरी, ये जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक, अर्थ कैसे होगा, अर्थ तो बनेगा ना। तो ये आपको क्या करना है, ये आपका हो गया सन, ठीक है। तो सन से टक्कर हुई, इससे जो पदार्थ उत्सर्जित हुए, मतलब कि एक स्टार के रूप में सन है यहाँ पर, सन से टक्कर हुई, बहुत सारे पदार्थ निकले, और इन पदार्थों का संगठन हुआ, और इसी संगठन से आपका पृथ्वी और तमाम सौरमंडल के ग्रह। तो मूल रूप से कास्ते द बफन है क्या, इनका और भी क्या नाम है, ये किससे से जुड़े हुए थे, इनकी किताब क्या है, और इनका प्रोसेस क्या है। और एक शुरुआत में लाइन बताया है कि सर्वप्रमुख, सबसे पहले तर्कपूर्ण व्याख्या करने का श्रेय भी इनको जाता है। ईस्वी सन आपको याद रख लेना है, कब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो 1749 में दिया। बस इतना सारा कर लेंगे, काफी है कास्ते द बफन से, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना। अब हम लोग बढ़ेंगे इमैनुअल कांट पर, मगर तब तक इसको नोट कर लीजिए। मेरे ऑनलाइन में जो लोग हैं, कोई अगर समस्या होगा, कोई जुड़ा हुआ चीज, कोई सेगमेंट आपका, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को ले आइए, जहां मार्केट में जहां जिधर से जाओ जो भी मिलता है, कोई किताब मार्केट की खराब नहीं होती, उसको सॉल्व करते जाइए और लेकर बैठिए कि सर इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, उस चीज से आप इतना अवेयर हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन के लिए किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा कर कहेगा, तो आप इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे।
चलिए, पुच्छल तारा के बाद हम लोग आते हैं इमैनुअल कांट से। तो यहां भी हम लोग कॉन्सेप्ट भी लिखते चलते हैं, मतलब अद्वैतवादी में दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा वायव्य राशि परिकल्पना। गैसियस हाइपोथेसिस। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है इसमें। कैसे? पहला चीज आपको याद रखना है किसने दिया है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं इमैनुअल कांट से। ठीक, इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माना जाता है उस काल का। तो ये जो थे कहाँ के थे? एक जर्मन थे। मगर यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कायदे से उस समय आज का जो जर्मनी आप देखते हैं, उस समय जो आज का जो जर्मनी आप देखते हैं, ये जर्मनी उस समय कई राज्यों में बटा हुआ था और उसमें सबसे स्ट्रांग राज्य जो था वो था प्रसा। ये मूल रूप से प्रसा के थे, आगे चलकर जर्मनी जुटेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये प्रसा के में इनका जन्म हुआ, सारा जो भी चीजें हैं इनकी ये हुआ। और इस समय जो इतिहास का समय था, इसको कहा जाता है एज ऑफ इनलाइटमेंट। द एज ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब ये हो गया, ये जो 17वीं 18वीं शताब्दी थी, इस समय पुनर्जागरण के प्रभाव से विभिन्न विषयों का विकास हो रहा था और एक से एक विद्वान आए इस समय, जिन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए और उसी कॉन्सेप्ट्स का आज हम लोग क्या देखते हैं? व्याख्या पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो स्थिति थी जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का विकास हुआ और वो मौका मिला, इसको एज ऑफ इनलाइटमेंट के रूप में कहते हैं। एक प्रकार से प्रबोधन काल के समय के या प्रबोधन काल के विद्वान ये थे और इन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपने तर्क रखे, जिसमें से एक आपका यूनिवर्स भी। और इनकी जो बुक है जिसमें ये कॉन्सेप्ट निकलेगा, बुक और भी है मगर जो हमको इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे, उसका नाम है यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री। इनकी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल नेचुरल, इंग्लिश में आपको याद रखना है, नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। स्वर्ग का सिद्धांत। तो वह भी थोड़ा सा धार्मिक पक्ष था, आगे हम लोग देखेंगे भी। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है ये अपने किताब में कब दिया? 1755 ईस्वी। अब उन पक्ष को देखते हैं कि भाई आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब प्रबोधन काल देखिए, ये थोड़ा हिस्ट्री का सेगमेंट है। होता क्या है ना, छोटा समझिए, ये जो एक पीरियड था, चाहे इस समय इंडिया में वो स्थिति थी, लगभग आप देखेंगे तो 9वीं शताब्दी से लेकर 11 से 12वीं शताब्दी तक का जो काल था यूरोप का चाहे भारत का, इस समय फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी आपकी। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या हो गया आपका? कि मतलब कि राजा तो था ही, मगर अलग अलग राजा ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या किया? नियुक्त किया अधिकारी के रूप में। और ये जो अधिकारी थे, इनको वेतन के रूप में वहां की जमीनें मिलती थी, तो वो अपने अपने क्षेत्र में जम गए। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, अलग अलग क्षेत्र में कई पावर सेंटर डेवलप कर गया और ये इतने पावरफुल हो गए कि राजा का पावर क्या हो गया? कमजोर हो गया। राजा इस पर डिपेंड हो गया आपका। इसको सामंत कहते थे। अभी सामंत में भी कोई बड़ा सामंत कोई छोटा सामंत, ये हमारे यहाँ भी चल रहा था। और ये
यूरोप में भी चल रही थी। यूरोप में इन सामंत को नाइट कहा जाता था। तो ये नाइट का इतना प्रभाव था कि ये वहां के चर्च से मिलकर अब इनकी अपनी एक छोटी छोटी साम्राज्य हो गई थी, आपस में लड़ते रहते थे। और ये आपस में लड़ते थे जो, तो आपस में व्यापार वाणिज्य वगैरह होता नहीं था, और धार्मिक रूप से इतना ज्यादा चीजों को बांध दिया गया था कि कोई नया प्रोग्रेसिव आइडिया जन्म ही नहीं ले पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि राजा के पावर को उठाकर सामंत के पावर को कमजोर किया जाए, कि ताकि राजा आम जनता के लिए काम कर सके। तो इसके लिए विद्रोह शुरुआत हुआ आपका, सामंतों को दबाने और राजा को उठाने के लिए। तो इस काल को कहा गया पुनर्जागरण, रेनेसा पीरियड। और इसी रेनेसा पीरियड के बाद जब स्थिति कंट्रोल में हो गई, राजा पावरफुल हो गया, तो राजा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, है ना, सब में वो क्या क्या वो लोगों को मदद करेगा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों में क्या होंगे आपके, उठ खड़े होंगे और नए विषयों, नए तर्क, नए थ्योरीज आएंगी। तो उस काल को कहते हैं प्रबोधन काल। तो पुनर्जागरण का ही एक रिजल्ट है प्रबोधन काल, और उसी प्रबोधन काल के एक दार्शनिक थे आपके मैनुअल कांट। ठीक, तो ये आपका यहां पर हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या थ्योरी थी। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, इनकी थ्योरी में आप देखिएगा तो इस थ्योरी में इन्होंने कुछ चीजों को मान लिया, यानी कि ये चीजें मानकर चलेंगे। वो क्या कि ब्रह्मांड में पहले से ही दैव निर्मित, यानी कि देवताओं के द्वारा, तो कॉन्सेप्ट यही कमजोर हो जाता है। दैव निर्मित, आप इसको कह सकते हैं आद्य पदार्थ, या इंग्लिश में आपको कहेंगे इसको तो प्रिमिटिव मैटर, या आप इसमें कह सकते हैं प्रीमॉर्डियल मैटर, यानी कि आद्य पदार्थ बिखरे थे। मतलब कि ये उस पदार्थ की बात कर रहे हैं जिससे आगे चलकर तमाम ब्रह्मांड का, तमाम ग्रह, आकाश गंगाओं का निर्माण होगा। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, हीलियम सबसे आद्य गैसेज है, सबसे पहले थी, है ना। तो वैसे ही वो कौन सा मैटर है जो जुड़ जुड़ के पृथ्वी, बुध, मंगल, धूमकेतु और तमाम चीजों का निर्माण किया, वो पार्टिकल्स को ये आद्य पदार्थ कहते हैं। ये क्या मान लिया, ब्रह्मांड में पहले से ही देवताओं के द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। और ये क्या थे, ये आद्य पदार्थ कैसे थे, ये आद्य पदार्थ शुरुआत में, प्रारंभ में ये आद्य पदार्थ, प्रारंभ में ये आद्य पदार्थ रिजिड मास के रूप में कठोर थे, शीतल थे। क्योंकि एक पॉइंट ये पूछेगा, कठोर थे, शीतल थे, गर्म नहीं था, और इसमें मूवमेंट नहीं था। तो देवताओं के द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे थे जो कठोर, शीतल और गतिहीन था। अब यहीं पर ये फिर से क्या कहेंगे, यहां पर वो न्यूटन्स का लॉ इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित जो उनका सिद्धांत है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सहारा लेते हैं। तो मतलब कि यहां पूछेगा ऑप्शन में, चाहे किसी भी रूप में, कि भाई किसने इसका सहारा लिया या किसने अपने सिद्धांत की व्याख्या में न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सहारा लेते हुए इन्होंने क्या कहा कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे चलकर कणों के मध्य, कौन से कण, आद्य कण, कणों के मध्य आकर्षण प्रारंभ हो। ठीक है, तो पहले गतिहीन थे, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें एक प्रकार का क्या हुआ, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एट्रैक्शन हुआ। और अब अगर मान लेते हैं कि कण जो थे वो ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, तो अब इनके बीच में आकर्षण प्रारंभ होता है। हम जानते ही हैं आकर्षण का नियम जो न्यूटन साहब का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि दो कणों के बीच के मध्य की दूरी कितनी है और उसका आकार कितना है, इन सब चीजों से डिसाइड करेगा कि किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। धीरे धीरे ये कण आपस में क्या होने लगे, आपका आकर्षित होने लगे। अब आकर्षित होंगे तो कणों के मध्य क्या होने लगी आपकी, तो कणों के मध्य
तो कणों के मध्य टक्कर प्रारंभ, एक कॉलिजन हुआ। ठीक, अब जब टक्कर प्रारंभ हुआ तो स्वाभाविक है कि कोई अगर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, कहीं पर टक्कर हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इनका यह मानना था कि इससे क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर या हीट जनरेट होना शुरू हुआ आपका। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपका, उष्मा उत्सर्जित होने लगी। और ये जब उष्मा उत्सर्जित होगी तो स्वाभाविक है कि ताप बढ़ेगा, क्योंकि ताप और उष्मा में अंतर है। कितनी उष्मा है ये डिपेंड करेगा, वो निर्धारित करता है कि वहां का टेम्परेचर कितना हो। तो उष्मा उत्सर्जित होने लगी जिससे तापमान बढ़ने लगा, जहां पर एक टक्कर हो रही है उस प्लेस पर। दूसरा चीज तो देखिए, यहां पर एक चीज तो पहला याद रखना है कि टक्कर हुई और टक्कर से तापमान बढ़ा। और दूसरा चीज तो ये हो गया आपका पहला फेनोमेना। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ताप वृद्धि के साथ साथ, ताप वृद्धि के साथ साथ भ्रमण गति में भी वृद्धि हुई। तो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टक्कर होना, टक्कर के बाद उष्मा जनरेट होना, उससे तापमान बढ़ना, और साथ ही साथ इस टक्कर से तापमान वृद्धि के साथ साथ इसकी गति में भी वृद्धि होना। तो दो चीजें हुई, एक ये और एक ये हुआ पहला और ये। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेस से, टेम्परेचर के बढ़ने और भ्रमण गति के बढ़ने से, ये जो कण जो थे ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, आपके जमा होते गए। और इसमें ध्यान रखना है, केवल आद्य पदार्थ में, केवल मैटर में केवल ठोस ही नहीं है बल्कि गैसेस भी हैं। और धीरे धीरे क्या हो गया, इनका जो है वो इसमें गैस और बहुत सारे पदार्थों से मिलकर एक शेप का रूप धारण कर लिया, एक शेप का रूप जो है वो धारण कर लिया। और इसी शेप को, यानी कि इन दोनों के प्रभाव से जो है वो इसका परिवर्तन किसमें हो गया, वायव्य राशि में। अब इसी वायव्य राशि को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे तप्त, यानी कि गर्म एवं गतिशील। इसी को आप कहेंगे तप्त एवं गतिशील निहारिका, नेबुला। तापमान में वृद्धि, भ्रमण गति में वृद्धि, इन दोनों से ये एक पिंड का रूप धारण करता है जो कि गर्म था और गतिशील था, जिसको नाम दिया गया वायव्य राशि, और इसी को आप नेबुला भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बोर्ड का भी पीडीएफ आपको हम डलवा देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या होता है आपका, अब यहां से लिख लीजिए। तो बस समझिए कि ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये सारा फैक्ट है आपका। ये 5 चीजें यहां से निकल कर आ रही हैं। अब आइए इसमें, अब क्या होता है कि अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो नेबुला है, इसको इन्होंने वायव्य राशि कहा है या निहारिका कहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें या इसके गति एवं ताप में
निरंतर वृद्धि होती गई। अच्छा, यहां पर एक और भी याद रखना, इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये और भी कण आकार आपस में आकर्षण के कारण चिपकते जा रहे हैं, तथा साथ ही साथ आकार में भी वृद्धि होती गई। यानी कि तीन चीजें, गति, ताप, तीनों में वृद्धि होती। और ये गोल रूप ले लिया सरफेस टेंशन के कारण। अब यहां पर ये तीनों में वृद्धि के कारण क्या होता है, अब ये भ्रमण गति के अत्यधिक होने पर, अब वही चीज है हम लोग पढ़ते हैं कि गोलंबर पर जब साइकिल चलता है या हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा गाड़ी या साइकिल का जो है वो केंद्र गोलंबर की तरफ होता है और हमारा शरीर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो केंद्र की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल हो गया, अभिकेंद्रीय, और जो उसके अपोजिट लग रहा है वो कहलाता है आपका केंद्रापसारित या अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय जो दोनों बल है, एक केंद्र की तरफ और केंद्र की बाहर की तरफ, दोनों जब तक बैलेंस है तब तक आप आराम से निकल गए। जहां इसमें डिसबैलेंस हुआ आदमी गिर जाता है आपका। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इतनी तेज तरीके से ये चक्कर लगा रहा था कि बीच से क्या हो गया आपका, यहां से उभार उत्पन्न हो गया। तो भ्रमण गति के अत्यधिक होने पर निहारिका के मध्य में उभार उत्पन्न हुए तथा एक के बाद एक कुल 9 रिंग या छल्ले बाहर की ओर किस बल से, अपकेंद्रीय। हिंदी में क्या होता है कि कई नाम हो जाते हैं, अपकेंद्रीय बल, केंद्रापसारित यानी केंद्र के बाहर, केंद्रापसारित बल, या इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल या केंद्रापसारित बल के कारण बाहर की ओर निकले। तो एक के बाद अब यहां से ये निकला, एक निकला, दो निकला, ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके ये सारे छल्ले निकलते चले गए। और यही छल्ले जो हैं, यही छल्ले या रिंग ग्रहों में परिणत हो गए। उस समय प्लूटो को भी माना जाता था। और यहां पर याद रखिएगा, ये यहां पर ये भी कहते हैं कि यही ग्रह जो है, इसी ग्रह से सेम इसी प्रोसेस से जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ग्रहों से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। मतलब कि इसी प्रक्रिया से जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रहों, नेचुरल सैटेलाइट जो चंद्रमा हमारा है, का भी निर्माण हुआ। और ये छल्लों जो निकलने के बाद है, जो ये छल्ले या रिंग के निकलने के बाद अवशिष्ट जो पार्ट बच गया, जो रेसिडुअल पार्ट है, अवशिष्ट भाग सूर्य कहलाता। यही है देवता के द्वारा निर्मित, प्रारंभ में कठोर, शीतल, गतिहीन, गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षण बढ़ा,
टक्कर हुई, तापमान बढ़ा और भ्रमण गति बढ़ी, दोनों, और आकार भी बढ़ता गया। एक समय आने के बाद गति इतनी ज्यादा हो गई कि मध्य में अपकेंद्रीय केंद्र प्रसारित बल के कारण एक के बाद एक कुल 9 छल्ले निकले, और यही छल्ले ग्रह बने, और जो अवशिष्ट भाग बचा वो सूरज बना। और फिर इसी ग्रह से, इन ग्रहों से भी यही प्रोसेस से उनके उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। तो मूल रूप से ये इतना ही आपका इमैनुअल कांट साहब का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके इर्द गिर्द ही है आपका। अब यहां पर जो ध्यान क्या रखना है, स्वाभाविक है इस कॉन्सेप्ट में शुरुआत से ही बहुत सारी कमियां रही हैं, तो इसकी आलोचना के क्या पॉइंट है, इनके क्रिटिसिज्म किस बात पर की जाती है। पहला आलोचना का तर्क तो यही आता है कि साइंस जो है वो कभी ये मान के नहीं चलता है कि देवताओं के द्वारा निर्मित, क्योंकि आप यहां पर लॉजिक समाप्त हो गया ना, यहीं पर आपने देवताओं कह के आपने लॉजिक को समाप्त कर दिया, उसके पीछे के तर्क को समाप्त कर दिया। तो देवताओं के द्वारा निर्मित होना या आद्य पदार्थ का ये जो है अवैज्ञानिक। दूसरा, जो फिजिक्स या भौतिकी का जो लॉ है आपका, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के अनुसार ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कि आपसी टकराव से गति उत्पन्न हो सकती है, परंतु इतनी नहीं। आपसी टकराव से, आपसी टकराव से इतनी गति या उष्मा उत्सर्जित नहीं हो सकती है जिससे ग्रहों एवं उपग्रहों या और भी चीज जो पिंड है उपग्रहों का निर्माण हो सके। ये इनका क्रिटिसिज्म का एक आधार है। फिर दूसरा क्या कहता है पक्ष, फिर दूसरा यहां यह पक्ष करता है कि जब भी किसी पिंड का आकार बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, ठीक है ना। तो मतलब कि किसी पिंड के आकार में वृद्धि होने पर उसकी गति कम होती है न कि बढ़ती। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो ये बताता है कि आज के वक्त में ये थ्योरी जो है वो साइंटिफिकली जो है वो उसको अप्रूवल नहीं है, और ये ऐसा कारण नहीं हो सकता। ये आपका इमैनुअल कांट। अब आते हैं हम लोग एक आखिरी जो अद्वैतवादी का है, लाप्लास।
आपका यही कॉन्सेप्ट दिया है, निहारिका परिकल्पना। नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ये आपको देने वाले हैं फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान, इनको न्यूटन ऑफ फ्रांस कहा जाता है, ऐसी उपाधि दी जाती है ना, क्योंकि हम लोग एक पक्ष पढ़ते हैं ना, कई चीजों में इनका अपना ऑप्टिक फिजिक्स से लेकर आपका मैटर फिजिक्स, बहुत सारी चीजें। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान या फिर अगर आप लाप्लास लिख ही रहे हैं तो इनका पूरा नाम को भी लिखिए। नो डाउट ये आदमी लाप्लास से ध्यान रखता है, मगर फिर भी पियरे साइमन लाप्लास। दूसरा चीज यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इनकी किताबों को, इनका किताब जो सबसे फेमस जिसमें ये बातें मिलती हैं उसका नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, ये इनकी बुक है। मगर एक और किताब याद रखिएगा, क्योंकि हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा निहारिका परिकल्पना कहां से आया, इस किताब से, परंतु इनकी एक और बुक है जो कि यूनिवर्स के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने कैसे प्लैनेट्स मोशन करते हैं, कैसे टाइड्स आता है, सूरज चंद्रमा और इसके बीच की स्थिति क्या है, ये सब पर भी इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब को भी लिखना है, ट्रिटीज ऑफ, इसकी अन्य पुस्तक, अन्य प्रमुख पुस्तक जो है वो जो यूनिवर्स से रिलेटेड है उसको भी ध्यान रखना है। द ट्रिटीज ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिज्म। तो मूल तो याद रखना है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, बट ये भी आपका इससे जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ग्रहों के गति, चाहे वो रोटेशन हो, रिवॉल्यूशन हो, ज्वार भाटा, टाइड्स कैसे आते हैं, चाहे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स जो है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इटीसी, इन सब चीजों पर इन्होंने इस किताब में अपनी चर्चा की। और चौथा चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन्होंने मूल रूप से इमैनुअल कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया। इन्होंने कोई अलग से सिद्धांत नहीं, इन्होंने इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना की कमियों का संशोधन कर अपना सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने किसका किया था, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब
क्या क्या कमियां थी देखे थे हम लोग, देवता के द्वारा निर्मित उनकी कमी थी। दूसरा चीज थी कि वो आकार, वो बता रहे हैं प्लांट की आकार बढ़ता गया और गति भी बढ़ती चली गई आपकी, ये बताया था। इसी चीज को कमी को दूर करेंगे वो, तो क्या कमी को दूर करते हैं देखिए। तो पहला इन्होंने भी मान लिया, तो इसी कारण इनके सिद्धांत को लोग हाइपोथेसिस के रूप में पढ़ते हैं। तो इन्होंने मान लिया कि झंझट कोई खत्म करो और कहो कि ब्रह्मांड में पहले से ही सब, यानी कि गर्म एवं गतिशील नेबुला मौजूद थी। अब यहाँ देवता का नाम नहीं लिए, मगर इन्होंने ये कारण भी नहीं बताया कि कैसे थी, क्या था इसका और मैकेनिज्म क्या था, इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने मान लिया कि पहले से ही ब्रह्मांड में एक तब तो वो गतिशील निहारिका जो थी वो मौजूद थी। अब ये मान लेते हैं कि आपका ये निहारिका है जो कि गर्म है और गतिशील है। स्वाभाविक है कि अगर ये गर्म है तो इससे क्या हो रहा है आपका, इससे चारों तरफ इससे उष्मा जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर रही है, क्योंकि कोई भी गर्म वस्तु, जितनी गर्म वस्तु होगी उससे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, उष्मा रिलीज होगा आपका। ये चारों तरफ से इसमें उष्मा निकल रही है। अब ये उष्मा जब निकलेगी, निरंतर जब उष्मा के निकलने से, निरंतर उष्मा के उत्सर्जन से क्या हो गया, निहारिका में एक कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ाव प्रारंभ हुआ। यानी कि वो जैसे फुटबॉल में से हवा निकल जाए तो फुटबॉल की स्थिति होती है, कुछ वैसा ही धीरे धीरे ये निहारिका जो है वो सिकुड़ती चली गई आपकी, और सिकुड़ेगी तो आकार छोटा होगा या बड़ा, छोटा होगा। तो निहारिका सिकुड़ाव जो है वो प्रारंभ हुआ और इससे निहारिका का आकार छोटा होता गया। ये आकार छोटा हो गया, तो देखिए वहां का कैसे सुधार रहे हैं। यहां पर जब आकार छोटा हुआ तो क्या बढ़ता गया, भ्रमण गति बढ़ती चली गई। तो उनके जो दोष थे उसको दूर कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जिससे भ्रमण गति, हाँ, भ्रमण गति बढ़ती गई। भ्रमण गति बढ़ती गई और जैसे जैसे इनका जो रोटेशन पीरियड बढ़ता गया, आकार छोटा होता गया, और फिर वही सेम प्रोसेस, थोड़ा सा अंतर कि यहां से क्या होगा आपका, 9 छल्ले नहीं बल्कि 1 छल्ला निकला। किस बल के कारण, अपकेंद्रीय या केंद्रापसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब वहां से, अब यहां से क्या होगा आपका, एक नाम लिखते हैं केवल, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय या केंद्रापसारित बल के कारण, ध्यान रखना है, 1 छल्ला निकला, 1 रिंग निकला, और यही 1 छल्ले से इससे 9 छल्ले बने, और यही कहलाया आपका ग्रह। तथा अवशिष्ट भाग जो था वो सूर्य कहलाया। तो कायदे से आपका नेबुलर हाइपोथेसिस इतना ही है।
अगर इनके हम दूसरे थ्योरीज में अगर हम ना जाए तो। ठीक, चलिए बस इसी को आपको ध्यान रखना है। इनकी किताब को कब दिया, कॉन्सेप्ट कहाँ के थे, किस गलती को कैसे सुधारा, और फाइनली इन्होंने क्या कहा, कितने छल्ले निकले। कंफ्यूजन होता है कई बार, एक दो बार हम भी कंफ्यूज हो गए इसमें, तो ये ध्यान रखना है कितने किससे निकले आपके। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके भी आलोचना के कारण, हालांकि आलोचना के तो सेम ही होंगे इनके भी। आलोचना जो है वो इसी बात पर की जाती है कि तप्त एवं गतिशील निहारिका के विषय में कोई जानकारी नहीं देते हैं, सीधे ये मान लिया गया, तो आखिर आया कहां से? क्योंकि ब्रह्मांड में कोई वस्तु तो घूम रही हो तो फिर से आ जाएगा, ये कैसे क्या है आपका ये नहीं पता है। फिर यहां पर भी वही, ये जो है इनका कॉन्सेप्ट में एक और कमी निकल कर आती है, जो कि कांट में भी होगा। किसी पिंड से अगर कोई चीज अगर बाहर निकल गया, अगर ये बाहर निकला तो ये भाग तो यहां पर खोखला हो गया ना, ये खोखला भाग कैसे ढका? या ये तो दिखना चाहिए, इसके पीछे इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे है ये जो है, ये बीच का भाग जो है वो ढक गया, ये तो बीच में एक स्पेस होना चाहिए था, वैसा चीज नहीं निकल के आया। फिर ग्रहों की गति, ग्रहों की निश्चित पथ पर गति ईटीसी के विषय में भी जानकारी का अभाव, यानी कि इन्होंने और कोई भी पक्ष पर चर्चा नहीं की। इसलिए कहा जाता है मूल रूप से इमैनुअल कांट साहब को ही एक तरह से इन्होंने केवल संशोधन किया। और एक और चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट में एक बार पूछा भी था आपको कि लाप्लास साहब का भी एक संशोधन आया, वो याद रखना है। एक विद्वान थे, तो यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में डाल कर लिख देता हूं कि फ्रांस के एडवर्ड रॉस ने लाप्लास के, हालांकि कुछ है नहीं मगर पूछने को पूछ सकता, लाप्लास के सिद्धांत में संशोधन कर बताया कि एक नहीं बल्कि 9 पतले छल्ले, यानी कि यहां पर वो बाकी सब लाप्लास का ये मानते हैं, मगर यहां पर एक पॉइंट पर ये कांट से सहमत हैं कि भाई ठीक है लाप्लास साहब, आपने जो काटा कांट को, उनके सिद्धांत को संशोधन किया वो सही है, परंतु एक छल्ला नहीं निकला बल्कि 9 छल्ले निकले थे, जो कांट महोदय कहते हैं। तो बस इसमें आपको एडवर्ड रॉस का नाम याद रखना है। ये लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और ये भी फ्रांस के ही थे आपका। बस यहीं तक हमें ध्यान रखना है आपका, और ये इतनी सारी चीजें आपकी हो गई अद्वैतवादी संकल्पना से, बहुत पर्याप्त है। और बाकी चीजें जो है वो इससे जुड़ा हुआ जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में हम लोग इस चीज को और कवर अप कर लेंगे, और उसके बाद टेस्ट के एक्सप्लेनेशन क्लास में जो भी बची कुची कसर है वो वहां पर पूरी होगी, वहां से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो कल की जो क्लास होगी
उस क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कल उम्मीद है कि हमारा ये क्लास समाप्त हो जाएगा। क्या एक दिन और लग सकता है अगर बिग बैंग की बात करें तो चलिए हम लोग आपसे कल फिर 10 बजे हम लोग, ठीक है? हाँ बिल्कुल डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। हाँ अभी उसी सिलेबस पर पढ़ना उचित है जब तक कुछ नहीं होता है ना। हालांकि हम लोग पहले देखे भी थे। कल सब लोग 10 बजे ही तैयार रहना।